नमस्कार। सन 60 का जो दशक था, सन 60 से लेकर 70 और उसके बाद 75 तक, सन 60 के दशक के जो आखिरी साल थे, 87, 66, 67, 68, 69, 70 वगैरह, वो काफ़ी वोलाटाइल थे, बहुत गर्म थे। राजनीति की निगाह से अगर देखें, सियासत की निगाह से देखें, जो छात्र आंदोलन थे, स्टूडेंट्स यूनियंस थी, बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। तो सन 72 का मुझे याद है, मैं सन 71 में ज्वाइन किया था। सन 72 का मुझे याद है, उस वक्त बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था और जुलूस लेकर जा रहे थे वाइस चांसलर के यहाँ। वाइस चांसलर के यहाँ जुलूस पूरा शांतिपूर्वक ढंग से चलता रहा। दफ्तर तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं जुलूस में इतने सारे लोग थे, उनमें से करीब 5 या 6 लोग होंगे, उन्होंने 5-6 पत्थर फेंक दिए। अब हजारों की तादाद वाला जुलूस फौरन उसको हिंसक बना दिया गया। तय हो गया कि ये तो हिंसक है, इसलिए पुलिस आ सकती है अंदर। इससे पहले पुलिस का आना मंजूर नहीं होता था, उसको अलाउड नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। मुझे याद है हम लोग मीटिंग अटेंड किया करते थे। विजय कपूर जो बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे नॉर्थ दिल्ली के। तर्क ये होता था, लॉजिक ये होता था सरकार की तरफ से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बंद नहीं है, उसमें से 4 म्यूनिसिपल रोड्स निकलती हैं, उस पर हक है सरकार का कि वो पुलिस को भेज सके। और स्टूडेंट्स का ये कहना होता था, मुझे याद है दिनेश खोसला हुआ करते थे एक, मुझे याद है पुलिस की गाड़ी आ गई थी बाई चांस, तो ही वाज शाउटिंग एट द एसपी, मिस्टर एसपी जस्ट लीव द कैंपस इमीडिएटली। मतलब ये दौर था उस वक्त स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का। बहरहाल एक बहुत बड़ा जुलूस, अच्छा खासा आंदोलन 5-6 लोगों ने बिगाड़ के रख दिया। आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो किसानों के आंदोलन के साथ हुआ है। मौजूदा हालत ये है कि गाजीपुर जो है बॉर्डर, वहाँ पर किसानों को कह दिया गया है कि आप खाली कर दीजिए। राकेश टिकैत का कहना है कि हम नहीं खाली करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। सिंगू बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, अचानक से वहाँ पर लोकल लोगों के नाम पर, करनाल में भी ऐसा हुआ है, लोग आ गए हैं और कह रहे हैं कि आप जाइए वापस, हमारा इलाका छोड़ दीजिए। बिल्कुल जैसे स्क्रिप्ट होती है कॉलेज के ज़माने की राजनीति की, यूनिवर्सिटी के ज़माने की राजनीति की, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन इसमें एक मोड़ आ रहा है। कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और पार्लियामेंट के सेशन में जो राष्ट्रपति का भाषण होगा उसको बायकॉट करने का फैसला किया है पूरी की पूरी ऑपोजिशन ने, बीएसपी को छोड़कर, मायावती को छोड़कर। इनकी एक स्टेटमेंट भी आई है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। उसमें सब कुछ उन्होंने बताया है कि जो जो कुछ हुआ अभी तक उसको जहन में रखते हुए कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी सरकार जो है वो एकदम एरोगेंट है, एडमेंट है और अनडेमोक्रेटिक है। मतलब वो घमंडी है, जिद पे अड़ी हुई है और ये लोकशाही नहीं है, तानाशाही वाली सरकार है, अनडेमोक्रेटिक है। Shocked by the insensitivity of the government, we, the following opposition parties, reaffirming the collective demand for the repeal of anti-farmer laws and in solidarity with the Indian farmers, have decided कि कल वो नहीं अटेंड करेंगे राष्ट्रपति का भाषण। मैं मोड़ इसको इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ कि अब देखना आगे ये है कि जहाँ पर फार्मर्स, किसान जो आंदोलन को यहाँ तक लाए हैं और जिस तरह से इसको सेबोटाज करने की कोशिश की गई है, वो सब जाहिर है, लोग समझते हैं सब कुछ। क्या वो मोमेंटम अपना जो है, जो इसकी गति है, उसको बना पाएंगे? अगर नहीं या हाँ भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या रहेगा जो अब तक रजाइयों में थी, अपने हीटर सेक रही थी? उनका रोल क्या रहेगा? क्या सिर्फ कल राष्ट्रपति के भाषण का बायकॉट है, उस तक ही हो जाएगा, रुक जाएगा, या आगे भी कुछ करेंगे? देखते हैं अब पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं। हमारे यहाँ के जो सरकारी बाबू हैं, छोटे या बड़े, उनकी एक बहुत पुरानी शिकायत रही है कि हम जैसे लोग जो अपने सर पर खड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जिनके समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, किसी संस्था का या कंपनी का या सरकार का, हम जैसे लोग, आप लोग तो इतना पैसा कमाते हो, हम तो सरकारी नौकर है, देखो हमें तनख्वाह बहुत कम मिलती है आप लोगों के मुकाबले। हम इन भोली आत्माओं को ये समझाना चाहते हैं कि जैसे मैं तो खैर इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी करते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी कैलकुलेट की जाती है।
कॉस्ट टू द कंपनी में सिर्फ वो पैकेज नहीं होता, वो मनी कैरी होम नहीं होता, उसमें ये भी होता है कि ये शख्स दफ्तर के जितने एरिया में बैठेगा, केबिन में बैठेगा, उसका मार्केट रेंट कितना है, वो भी कॉस्ट टू द कंपनी है। जितनी बिजली कंज्यूम करेगा, उसका खर्चा कितना इसके हिस्से में आता है, वो भी कॉस्ट टू द कंपनी है। कुल मिलाकर कंपनी इस शख्स पर कितना पैसा खर्च करेगी। और फिर टारगेट होते हैं, टारगेट दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे खामखा में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे सरकारी बाबू हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, या हमारे सेवक हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हों, MLAs हों, MP हों, फिर मंत्री हों, जूनियर मंत्री, प्रधान सेवक हों, कॉस्ट टू द कंट्री इनकी कैलकुलेट की जाए। कहने को ये भी कहते हैं ना कि मतलब जो बाबुओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमें तो बहुत कम तनख्वाह मिलती है। अगर कम तनख्वाह मिलती है तो जो बाकी चीज़ें मिलती हैं आपको, उसकी भी ज़रा मार्केट वैल्यू लगा कर देखिए। मार्केट वैल्यू का पहला एक उदाहरण सामने आ गया है, जो बड़ा अच्छी बात है। स्पीकर ओम बिरला जो है, ये उनका इनिशिएटिव है। अब पार्लियामेंट में जो खाना दिया जाएगा पार्लियामेंट कैंटीन में, वो सब्सिडाइज नहीं होगा। वैसे भी सब्सिडाइज का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कम है। सब्सिडाइज का मतलब ये है कि कोई और जो उसकी कीमत है, कोई और पे कर रहा है बाकी का हिस्सा। आप चपाती के 50 पैसे दे रहे हैं, उसकी कीमत आ रही है 3 रुपये, तो 2.5 रुपये कहीं और से आ रहे हैं, टैक्स पेयर से आ रहे हैं। तो ओम बिरला ने ये फैसला किया, जो स्पीकर हैं, कि अब से फूड सब्सिडी जो है पार्लियामेंट कैंटीन की, वो बंद की जाएगी। कल से जो सेशन शुरू हो रहा है, अब चपाती जो है वो 3 रुपये की मिलेगी। एक नॉन वेजिटेरियन बुफे जो है वो 700 रुपये में मिलेगा। वेजिटेरियन बुफे 500 रुपये में मिलेगा। हैदराबादी बिरयानी 65 रुपये में मिलेगी। बॉइल्ड वेजिटेबल्स अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है और लोग खाते हैं, 12 रुपये में मिलेगी। अब वेजिटेरियन एक मील जो है, एक खाना पूरा, वो 100 रुपये। और प्लेट ऑफ मटन बिरयानी 150 रुपये मिलेगी। मटन कटलेट, मटन करी 150 और 125 रुपये के मिलेंगे। और इससे अनुमान लगाया कि 8 करोड़ रुपया हर साल बच जाएगा। ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट बचा लेगा। पहले 13 करोड़ खर्च हो जाता था इस पर। बहरहाल, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। असली जो खर्चा है वो कॉस्ट टू द कंट्री पर है। पृथ्वीराज रोड का एक बंगलो, मैं आपको बताऊं, ये सितंबर 2017 की बात है। पृथ्वीराज रोड का एक बंगलो 476 करोड़ 50 लाख रुपए में बिका। ये कि 1.5 एकड़ का बंगलो रहा होगा। 476 करोड़ 50 लाख। ऐसे लटेन जोन में ऐसे सैकड़ों बंगले हैं, 1 एकड़ के, 1.5 एकड़ के, 2 एकड़ के। कल्पना कीजिए उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अगर एक बंगलों की कीमत 476 करोड़ 50 लाख थी, और ये भी कम कीमत पे बिका क्योंकि मार्केट्स डाउन चल रही हैं। इस सितंबर 2017 की बात है, नोटबंदी के बाद की बात है। सर्कल रेट इसका 554 करोड़ था। कल्पना कीजिए इतनी महंगी प्रॉपर्टी का किराया कितना होता होगा। मतलब एक जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सेक्रेटरी, या एडिशनल सेक्रेटरी, या कोई मंत्री जिस घर में रह रहा है, उसकी कीमत करोड़ों में है। ठीक है, दिखने में बहुत सादा लगेगा, लेकिन करोड़ों में है मार्केट वैल्यू। उसका किराया कितना होगा, वो भी कॉस्ट टू द कंट्री में जोड़ना चाहिए। सुंदरनगर एक और इलाका है दिल्ली का, उसमें सबसे महंगे इलाकों में से एक है। मतलब सैकड़ों करोड़ में एक एक प्रॉपर्टी बिकती है। सड़क के ठीक सामने काका नगर है, उस पर पीले रंग की कूची लगा रखी है, आंखों में नहीं आता, निगाहों में नहीं आता। अब कल्पना कीजिए सुंदरनगर का जो किराया है वही काका नगर का होगा, तो वहां पर जो ब्यूरोक्रेट है, कॉस्ट टू द कंट्री कितनी आ रही है उसकी। अगर हम कॉस्ट टू द कंट्री देखें और आप अपने अपने शहरों में देखें, राजधानियों में देखें, जहाँ जहाँ पर भी सरकारी मकान हैं उनके प्लॉट कितने बड़े हैं, जैसे जैसे जो रुतबा है ऊपर जाता रहता है, उनका जो उसके नज़दीक जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं उनके किराए कितने हैं, कीमत कितनी है, वही उस पर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कॉस्ट टू द कंट्री कितनी है इन लोगों की, जो हमारे सेवक हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये काम कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते जो बड़े बड़े बंगले हैं लटेन जोन के, अगर वो किराए पे लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपति ही या मुट्ठी भर अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। खैर, शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी बात है, खाने की सब्सिडी की शुरुआत हुई है।
हम उम्मीद करते हैं जो पूरा पैराफर्नेलिया होता है, नौकर चाकर, ड्राइवर होते हैं, सरकारी गाड़ी, उसका पेट्रोल, टेलीफोन, बिजली, ये सारी कॉस्ट ऑफ द कंट्री भी कैलकुलेट की जाएगी और इसको भी जहाँ जहाँ कम किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, इसको कम किया जाएगा। आज शो की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से हुई थी। शो का समापन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से होगा, हमेशा की तरह कविता से। कविता लिखी है प्रोफेसर कुलदीप सलील ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, उर्दू में लिखते हैं। तो इनका कहना है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सरे बाजार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम लेकिन, मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम लेकिन, खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सरे बाजार बैठे हैं। मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम लेकिन, खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं। तू अब उस शहर में जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर, तू अब उस शहर भी जाकर सुकून पाएगा क्या आखिर। वहां भी कौन से ए दिल तेरे गमख्वार बैठे हैं, वहां भी कौन से ए दिल तेरे गमख्वार बैठे हैं। न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से, न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से। हजारों काम होने पर भी, हजारों काम होने पर भी हम बेकार बैठे हैं। न तू आया न याद आई तेरी एक लंबे अरसे से, हजारों काम होने पर भी, हजारों काम होने पर भी हम बेकार बैठे हैं। उन्हीं से नाम है तेरा तो भूल इतना तो ऐसा की, उन्हीं से नाम है तेरा ना भूल इतना तो ऐसा की। दोबारा पढ़ता हूं, उन्हीं से नाम है तेरा ना भूल इतना तो ऐसा की। तेरे मैखाने में, तेरे मैखाने में अब भी कुछ एक खुददार बैठे हैं। उन्हीं से नाम है तेरा ना भूल इतना तो ऐसा की, तेरे मैखाने में अब भी कुछ एक खुददार बैठे हैं। गए वो वक्त कहते थे कि इतने दोस्त हैं अपने, गए वो वक्त कहते थे कि इतने दोस्त हैं अपने। मुकद्दर जानिए अच्छा, मुकद्दर जानिए अच्छा अगर दो चार बैठे हैं। किसी भी वक्त आ सकता है अब पैगाम बस उनका, किसी भी वक्त आ सकता है अब पैगाम बस उसका। सुना जिस वक्त से हमने सलील तैयार बैठे। पता नहीं किस वक्त किसको पैगाम आ जाए, कैसा। किसी भी वक्त आ सकता है अब पैगाम बस उसका। सुना जिस वक्त से हमने सलील तैयार बैठे हैं। जो है जो कुछ पास अपने सब लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहे आप ले जाएं सरे बाजार बैठे हैं। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।